हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। इससे पहले की वीडियो जो है BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, उसमें मैंने 1 2 3 4 चैप्टर को कवर किया। अभी 5 6 7 इस वीडियो में कवर करूँगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द मदर सन रिलेशनशिप एज थीम इन ऑल माई सन्स। ऑल माई सन जो प्ले है उसमें मदर और सन का रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका ब्रीफ जो आंसर है वो ये रहा। वन ऑफ द माइनर थीम अगेन जस्ट एक्सपोज्ड विद द मेन थीम द मदर सन रिलेशनशिप। केट इज अ डोमिनेंट फिगर इन द केट क्रिश रिलेशनशिप। जो केट है वो डोमिनेंट फिगर है केट क्रिश रिलेशनशिप में। मीन्स दैट जो क्रिस है वो अपने फादर के ज़्यादा फेवर में रहता है, उनसे ज़्यादा अफेक्शनेट है एज़ कम्पेयर टू हिज मदर। मदर से अफेक्शनेट उतना नहीं है बट उसकी केयर करता है। द नेक्स्ट लाइन इज क्रिस क्लोजनेस टू हिज डैड इज मोर एविडेंट इन द प्ले माई सन्स दैन विद हिज मदर केट, दो ही केयर्स फॉर हिज मदर एंड सी इज अ लविंग मदर टू हिम। Anne's visit to the Keller household makes Kate suspicious that she might have come to marry Krish. क्रिस पहले कौन है? क्रिस है जॉ किलर का बेटा और जॉ की वाइफ है केट किलर। और जो एंस है ये है आपकी स्टीव डीवर की बेटी, जो जॉ किलर का बिजनेस पार्टनर रहा उसका फादर स्टीव डीवर। तो कैट को लगता है कि जो एन है वो इसलिए आई है केलर से मिलने ताकि वो पिछला जो केस जिसकी वजह से स्टीव डीवर जेल में है उस केस के बारे में कहीं रिवेंज लेने तो नहीं आई है। केट बिलीव्स दैट लैरी इज़ अलाइव एंड विल रिटर्न समडे एंड मैरी एन। केट को लगता है कि उसका जो बेटा जो एक लैरी, इसके दो बेटे थे क्रिश केलर और लैरी केलर। तो लैरी जिंदा है और वो आएगा रिटर्न और उसके बाद शादी करेगा एन से। Both Anne and Chris try to explain to Kate that it is ridiculous to wait for a man who had been missing for 3 years. Kate के बेटे क्रिश को लगता है और एन को कि उसका वेट करना, केट का वेट करना लैरी रिटर्न आएगा, ये एक रेडिकुलस थिंकिंग है क्योंकि वो वापस नहीं आने वाला है। 3 years कम नहीं होता है। Kate had known that her husband was guilty of shipping the defective cylinder heads but had kept the secret to herself. केट को पता था कि उसके हस्बैंड के परमिशन से ही डिफेक्टिव सिलेंडर जो था वो ऑर्डर प्लेस हुआ था अमेरिकन्स को, जिसकी वजह से उसका जो बेटा है उस ब्लास्ट में डेड हो गया था। लेकिन अगर वो अपने बेटे के डेथ को एक्सेप्ट कर लेती, इसका ये मतलब होता कि वो ये एक्सेप्ट कर लेती कि उसका हस्बैंड जॉ किलर ही इस इंसिडेंट का गिल्टी मैन है। She lives in an illusion that Larry is alive and will return someday. वो इस illusion में है, इस भ्रम में है कि लैरी जिंदा है और एक दिन वापस आएगा। Her son Larry being very close to her heart, she cannot come to terms with his loss. लैरी जो था वो क्रिस के कंपैरिजन में ज़्यादा कनेक्टेड था अपनी मदर के साथ, केट के साथ, इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। Her irrational belief is beneficial for the family unit and her false hope of his return strengthens her. ये जो फेक बिलीफ्स है उसकी फैमिली को यूनाइट करके रखा है और जो ये फेक बिलीव है उससे ताकत भी देता है कि हाँ उसका बेटा जिंदा है। Kate disagrees for the marriage of Chris and Anne because giving her consent to their marriage would mean that she would have to accept Larry's death, which in turn would lead to the re-elevation of her husband's crime of killing 21 pilots. So she still waits for Larry's return. अगर वो के क्रिस को और एन की मैरिज को एक्सेप्टेंस दे देती तो वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती कि लैरी अब जिंदा नहीं है, और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती तो इससे भी ये भी एक्सेप्ट करना होता कि जो किलर है वही गिल्टी है। 21 पायलट्स की जो डेथ हुई थी उस डिफेक्टिव सिलेंडर ब्लास्ट में। Chris find it ridiculous to wait for someone who has been missing in action for 3 years. Chris was of the opinion that his mother is simply harboring a wrong notion. In his opinion, she is the only woman in America who is still waiting for her son in return. क्रिस को ऐसा लगता है कि पूरे अमेरिका में उसकी मदर ही एक ऐसी वीमेन है जो अपने बेटे का वापस आने का इंतज़ार कर रही है, और सबको पता है कि
लैडी जिंदा नहीं है। बीइंग अवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स गिल्ट इन द केस ऑफ सप्लाइंग डिफेक्टिंग सिलेंडर्स हेड्स, अ वरीड केट आस्क्ड क्रिस टू प्रोटेक्ट बोथ हर हस्बैंड एंड हरसेल्फ। यहाँ पे केट ने क्या किया, क्रिस को बोला कि उसे और उसके हस्बैंड को वो बचा सकता है। शी फियर्स दैट स्टीव एंड जॉर्ज माइट रीओपन द केस बिकॉज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ट्रायल स्टीव डीवर परसिस्टेड इन alleging the court that Keller had forced him to dispatch the defective cylinder heads to the army। अभी यहाँ पे केट ने क्या किया, क्रिस को ये बता दिया कि स्टीव डीवर जो है वो जॉर्ज और स्टीव दोनों, जॉर्ज कौन है, स्टीव डीवर का बेटा है, वो दोनों मिलकर इस केस को रीओपन कर सकते हैं और जो जॉ किलर है उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि हाँ यही रियल कल्प्रिट है जिसने डिफेक्टिव सिलेंडर को परमिशन दिया था पास करने के लिए ऑर्डर को। बोथ क्रिश एंड केट आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ डेनियल ऑफ केलर्स गिल्ट। एज अ रिजल्ट देयर व्यू पॉइंट्स आर डिफरेंट ऑन मेनी इश्यूज। यहाँ पे क्या है, केट और क्रिश का सोच अलग अलग था, इसीलिए यहाँ पे मिस इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। सी फियर्स दैट स्टीव एंड जॉर्ज माइट रीओपन, ये लाइन, क्रिस डिसएग्रीज विथ केट्स व्यू ऑफ and being inwardly hostile to the Keller's family because of her father. While Kate insists that Anne is still waiting for Laddie's return, Chris disagrees with her as he knows very well that Anne is in love with him. केट ने क्या बोला कि एन भी लेडी का वेट कर रही है उसको रिटर्न आने का, बट क्रिस ने क्या किया, वहाँ पे डिसएग्री किया। उसने बोला कि कैट एन अब मुझसे प्यार करती है, वो लेडी का वेट नहीं कर रही है। केट डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ एन स्टेइंग विद देम वाइल हर ब्रदर जॉर्ज लीव्स। उसका भाई जब जॉर्ज छोड़ के चला गया घर, उसके बाद भी एन रुकी रही वहाँ पे, तो ये चीज़ केट को अच्छा नहीं लगा। She wants that both George and Anne should live together। वो चाहती थी कि दोनों भाई बहन एक साथ वो वहाँ से चले जाए उसके घर से। Chris makes it clear to Kate that Anne was not going anywhere। Chris calls Frank insane for believing in astrology and being certain that Lady was alive, while Kate trusts Frank and disagree with Chris। जो ये फ्रैंक है वो उसका एक नेबर था जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था, वहाँ पे लैडी के जिंदा रहने के लिए उसने एग्री किया। तो केट ने फ्रैंक को ट्रस्ट किया और जो क्रिश है उसने बोला कि नहीं आएगा लैडी रिटर्न, इस चीज़ को डिसएग्री किया। क्रिस इज़ फ्यूरियस टू हियर फ्रॉम हिज मदर दैट शी हैज़ पैक्ड एंड्स बैग सो दैट शी लिव्स विथ हर ब्रदर जॉर्ज। क्रिस जो है वो इस चीज़ को सुन के बहुत फ्यूरियस हुआ, मतलब गुस्से में आ गया कि जो उसकी मदर है केट, वो चाहती है कि एन चली जाए वहाँ से अपना बैग पैक करके अपने भाई के साथ। क्रिस मेक्स इट क्लियर टू हिज मदर दैट एन वुड नॉट बी लिविंग एंड दैट इफ एन डिड नॉट हैव एनी प्लेस इन हिज हाउस ही वुड गो अवे फ्रॉम हिज हाउस एज वेल। तो उसने बोला क्रिस ने कि अगर एन जाएगी तो मेरे लिए भी फिर इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं भी नहीं रहूँगा। क्रिस emphatically says that Laddie is dead so he would marry Anne। उसने बोला कि लैडी मर गया है इसलिए उसे एन के साथ शादी कर लेना चाहिए। क्रिश wants to go ahead with his marriage plan in spite of his mother telling him that she would not allow the marriage to take place, in that everybody in the house must wait for Laddie's return। वो चाहती थी कि उस घर के सभी लोग इंतज़ार करें लैडी के वापस आने का, क्रिश एन के साथ शादी ना करे। Hinting that Keller is responsible for Laddie's death, she says that Laddie is alive and that if Laddie is dead, then Laddie had killed by Joe Killer। फिर वहाँ पे hinting that, यहाँ पे क्या किया इसने, केट ने हिंट दे दिया कि अगर लैडी जिंदा नहीं है फिर उसके मौत के जिम्मेदार तुम्हारे फादर जो किलर है, एंड अ फादर नेवर किल्स हिज सन देयरफॉर। फिर उसने बोला एक फादर कभी अपने बेटे को नहीं मारता। लैडी मस्ट बी अलाइव, वो जरूर जिंदा होगा। टेकिंग क्यू फ्रॉम हर स्टेटमेंट क्रिस आस्क्ड हिज फादर अबाउट द केस एंड केलर इज फोर्स्ड टू कम आउट विद द ट्रस्ट ऑफ द केस। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्यू ले लिया उसके स्टेटमेंट से क्रिश ने, और अपने फादर से जाके पूछने लगा कि क्या इस केस की सच्चाई है क्या। केट कंसर्न फॉर हर सन इज ऑब्वियस इन हर रेस्टलेसनेस फॉलोइंग क्रिस डिसअपियरेंस आफ्टर केलर्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिज गिल्ट इन द केस। Advising her husband Joe, she asks him to tell Chris that he is ready to go to prison in order to pay for his guilt in the case।
She is sure that it would satisfy Krish and he would forgive his father. Here Kate judges him wrongly. केट जो है जॉ की वाइफ, वो चाहती थी कि जॉ अपना गुनाह कबूल कर ले क्रिश के सामने और बोले कि मैं अपने गिल्ट के लिए पे करने के लिए रेडी हूँ, मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ। तो क्रिश उसका बेटा है, वो इस चीज़ को नहीं मानेगा और वो बोलेगा कि नहीं, मैंने आपको माफ़ किया, आपने अगर अपना गुनाह कबूल कर लिया यही बहुत है। लेकिन यहाँ पे जो केट ने अपने बेटे क्रिश के लिए गलत स्टेटमेंट सोच रखा था, ये हुआ इसके ठीक उल्टा। Kate acts as a mediator between Keller and her son after Krish refuses to talk to his father once he comes to know about Keller's fraud. Joe asks Kate to convey to Krish that he had spoiled Krish and that he should have let him earn his own livelihood from the time he was 10 years old, to make him realize that it was not easy to make money in his world. He further says that he would not ask Krish forgiveness because he had committed the crime for the interest of his family. Talking about Krish ideals, Kate says that for Krish the interest of the nation were bigger than the family. यहाँ पे केट क्या काम कर रही है, केलर और उसका जो बेटा है क्रिश, उसके बीच की मीडिएटर का काम कर रही है। वो चाहती है कि इन दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वो सुलझ जाए और क्रिश अपने फादर को माफ़ कर दे, बट होता ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि या तो मैं अब ये घर में नहीं रहूँगा और नहीं तो फादर को उनकी गिल्ट के लिए पे करना ही पड़ेगा। तो उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस वर्ल्ड में उन्होंने अपना बिजनेस बनाया था उस टाइम पे अगर वो उस गिल्टी को मान लेते तो वो अच्छी लाइफ नहीं दे पाते अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा था। Kate makes Krish feel guilty of his decision to marry and by retreating that Laddie was alive and that Krish would never have a happy marital life if married Laddie's fiancés Anne. बोलती है केट कि अगर तुमने एन से शादी किया लैडी की फियांसे से तो तुम लाइफ में कभी मैरिज लाइफ में खुश नहीं रहोगे क्योंकि लैडी जिंदा है। Kate's disapproval for their marriage compels Anne to show Laddie's letter written to her on the last day of his life. The contents of the letter do not shock Kate as she has been aware of her husband's complicity in the damage cylinder heads case. Anne has to snatch the letter from her in order to show it to Krish as Kate tries to prevent Krish from reading the letter. जो लेटर एन के पास था लैडी का, उसमें उसने लिखा था कि मैं अपने फादर के जो डिफेक्टिव सिलेंडर उन्होंने अमेरिकन्स को ऑर्डर प्लेस किया था उसकी सच्चाई को जानता हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे फादर की वजह से 21 पायलट्स की जान गई है। ये लेटर क्या करती है एन, पहले तो वो दिखाती है उसको क्रिश की मदर को, केट को, उसके बाद उसके हाथ से छीन लेती है कि मैं ये क्रिश को भी दिखाऊंगी कि आखिर उसके फादर की सच्चाई क्या है। Krish reads Laddie's letter that is the proof of circumstances in which Laddie had killed himself. Joe Killer asks Krish to drive him to the authorities so that he can surrender himself, pleading with Krish not to hand him to the authorities. She says if Krish would take Keller to jail, he would be killing Joe. Trying to save her husband from going to jail, she conveniently tells Krish that Laddie's letter had no meaning as the war was over. केट ये समझाने की कोशिश करती है कि वॉर ख़त्म हो चुका है, उसके फादर के गुनाह के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा गिल्टी मान लिया है, यही उनके लिए बहुत एनफ है और वॉर ख़त्म हो गया है, तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करो और हैप्पीली हम लोग जीते हैं। क्रिस देन आस्क हिज मदर इफ़ लैडी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट टू हर anymore. He makes both Joe and Kate realize that it is not enough to feel sorry. उसने ये रियलाइज कराने की कोशिश की क्रिश ने कि सॉरी काफ़ी नहीं है किसी भी गुनाह के लिए। They should have a certain responsibility towards society and the nation. अपनी सोसाइटी और नेशन के प्रति हमारी कुछ न कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। केट हैड ऑल हिज वाइल केप्ट रिपीटिंग दैट लैडी इज अलाइव इन ऑर्डर टू कंसील हर हस्बैंड्स गिल्ट एंड वंस लैडीज लेटर कम्स आउट विद द ट्रूथ शी बिगिन्स प्लीडिंग विद क्रिस नॉट टू टेक हर हस्बैंड अवे बिकॉज ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। उसने ये क्रिश को बताने की कोशिश की केट ने कि अब उसके फादर की लाइफ ज़्यादा नहीं है तो इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा ना बनाए और माफ़ करके मूव ऑन करे। आफ्टर हर हस्बैंड शूट्स हिमसेल्फ इनसाइड द हाउस, केट कंसोल्स क्रिस लाइक अ लविंग मदर टेलिंग हिम नॉट टू टेक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ। उसके बाद जो किलर ने क्या किया, खुद को शूट कर लिया। तो उसकी मदर केट ने
क्रिश को बहुत पैम्परिंग करने की कोशिश की कि इस चीज़ का वो ब्लेम खुद पे ना लेके उसके फादर ने उसकी वजह से सुसाइड किया। सी आस्क हिम टू बी स्ट्रॉन्ग टू फॉरगेट द पास्ट एंड लुक टू फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, और उसको मोटिवेट किया कि पास्ट को छोड़ो और फ्यूचर के बारे में सोचो, जो बीत गया वो बीत गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर सेम, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आर्थर मिलर ने मदर सन के रिलेशनशिप को बताया, जिसमें सारा स्टोरी कवर हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और इसमें ब्रीफ समरी बताना है। तो आप दोनों के पॉइंट्स, जो स्टोरी मैंने इसमें आपको बताया सेम वही स्टोरी इसमें भी लिखना है। आप या तो इन दोनों को मैच करके लिख सकते हो, वरना मैं इसको फिर से वीडियोस बनाऊंगी इसका दूसरा। अभी आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द लैंड ग्रैब इज इन कॉलोनियल केन्या, जो कि आपका उस चैप्टर का है द ट्रायल ऑफ देनान केनिथ। ये क्वेश्चन द ट्रायल ऑफ देदान की माथी वाला जो प्ले है उसमें से है। डिस्कस द लैंड ग्रैब इन कॉलोनियल केन्या। With the completion of the railway in 1901, the idea of European settlement in the area was taken up in the earnest, so that the traffic derived from settlement would make the railway a profitable undertaking. This, together with the transfer of the eastern provinces of Uganda, where most of the highlands were situated, to the East Africa Protectorate in the 1902, further strengthened the possibility of non-African settlement. हैरी और ये आपका वहाँ पे जो लैंड ग्रैबिंग क्या क्या किस जगह पे लिया है, रेलवे ने कितना, हाईवेज ने कितना, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है। Johnston, who was then the special commissioner for Uganda, proposed initially to develop the area as a white man's country. Reports of the fertility of the land sent out of the administration to the South Africa attracted a number of Europeans, and as per the available records, the first batch of settlers, mainly from Great Britain and South Africa, arrived in 1902. जब ब्रिटेन के लोग थे आके अफ्रीका पे अपना कब्जा जमा रहे थे कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, वहाँ का डेवलपमेंट देखने के बाद या उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ वैकेंट है, जगह खाली है, यहाँ पे हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आके उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। दीज सेटलर्स ऑक्युपाइड लार्ज चंक्स ऑफ फर्टाइल लैंड को उन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया फॉर बोथ फार्मिंग एंड ट्रेडिंग, फार्मिंग और ट्रेडिंग करने के लिए। थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस द गवर्नमेंट रिजर्व द हाईलैंड्स एक्सक्लूसिवली फॉर द वाइट यूरोपियंस, एक्सक्लूडिंग द नेटिव अफ्रीकन्स एंड इंडियंस। जो वाइट यूरोपियंस थे उन लोगों ने क्या किया, उसको कब्जा कर लिया, उसके ऊपर उसको ऑक्युपाई कर लिया, और नेटिव अफ्रीकन्स और इंडियंस थे उनको एक्सक्लूड कर लिया। द प्रिंसिपल सफरर्स वर ऑफ कोर्स द गिकियू। जो सफरर्स थे वो कौन थे, गिकियू। गिकियू एक ट्राइबल ग्रुप है जिसको बोलते हैं। सिंस इट वाज दे who primarily inhabited the arms and who were dislocated more than once after their land had been alienated and given away to the European settlers. For a long, as the land lust of the settlers increased, other tribes were deprived of their land as well. The Masai, the Nandis and the Kisis too suffered through removal to far-flung areas labeled as native reserves. ये सारे जो ट्राइबल्स थे इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। A series of land legislation, land regulation of the East Africa, Indian Land Acquisition Act 1902 provided the government with control of all land in Kenya and parts of Uganda for selling, granting, lease और otherwise depositing of. जो गवर्नमेंट्स थी उन लोगों ने क्या किया, केन्या के सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर लिया, और जो उगांडा था उस पार्ट को सेलिंग, ग्रांटिंग, लीज और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ यूज़ के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि वहाँ के जो नेटिव अफ्रीकन्स थे और इंडियंस, उन लोगों को फोर्सफुली काम करने के लिए एज अ लेबर जो वाइट पीपल थे वो फोर्स करते थे। लैंड ग्रैब वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम ब्रॉट अबाउट बाय द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ European settlement. The settlers wanted a constant supply of cheap or free labor to work on these farms, and with the African reluctance to the work for outsiders, that is European farmers, they found it increasingly difficult to obtain cheap labor. उन लोगों को चीप लेबर नहीं मिल रहा था वाइट पीपल्स को, तो वो चाहते थे कि जो अफ्रीकन्स हैं और इंडियंस हैं वही चीप लेबर प्रोवाइड करें उनको, वर्कर्स जो उनकी डेवलपमेंट में काम आ सके। The African reluctance was due to the fact that their basic needs were provided by the subsistence economy, and moreover, they did not want to work for the colonists.
लेकिन ये लोग क्या है, उन कॉलोनियल्स के लिए काम नहीं करना चाहते थे, नेटिव अफ्रीकन्स और इंडियंस. In those cases where Africans declared squatters with permissions to cultivate a small plot of land on the farm premises and to keep the member of their families as well as few cattle, appalling working conditions and severe restrictions on both the physical movement of the squatters and also on the number of cattle they could keep and the kind of crops they could cultivate were definitely oppressive. Moreover, the wages were absolutely low. They were subjected to most cruel punishment and the flimsiest of the excuses. उनके वेजेस भी बहुत कम थे. अगर वो किसी बात के लिए एक्सक्यूज़ लेते थे कि हाँ मुझे आज यहाँ काम के लिए जाना है, ये छुट्टी चाहिए, तो उनको बहुत पनिशमेंट भी दी जाती थी. In fact, their plight in many ways was worse than that of their brethren who had been sold as slaves in the Americans by the Arab and the Europeans. The result was that in other country of tropical Africa, labor force in Kenya was created by the method of extra economic coercions. बाकी पार्ट्स को छोड़कर जो अफ्रीका का ट्रॉपिकल पार्ट था केन्या, वहाँ पे कौन सा मेथड क्रिएट किया गया, मेथड ऑफ एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशंस, ताकि जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पर आ सके. बाकी ये सब कंक्लूजन है उसका. नेटिव रिजर्व्स, ये भी वहाँ के these steps together with prohibitive rates of poll and hard taxes led to massive migration of peasants in search of living. This led to further problem in the native reserves from which most able-bodied males were absent. इसमें क्या था, जो ये नेटिव रिजर्व्स थे इनमें मर्द नहीं लेडीज फीमेल काम करती थी. अर्निंग मनी एज वेज लेबरर फॉर पेइंग पर्सनल टैक्सेस. यहाँ पे पर्सनल टैक्स पे करने के बाद आपको लेबरर जो काम कर रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे. It caused physical hardship to peasants who walked large distance, sometimes hundred of miles for many weeks and sometimes months to gain employment. इसमें क्या है, दूर दूर तक जाना पड़ता था काम करने के लिए, पैदल जाते थे ये लोग, बहुत मुश्किलों का सामना करते थे, फिजिकल हिंड्रेंस बहुत होता था इनके साथ. Also stripped the African villages of its most efficient labor force, leaving behind mainly old men, women and children. और इनके जो बच्चे, इनके बूढ़े घर के मर्द होते थे, वीमेंस होती थी, चिल्ड्रेन, इन लोगों को भी काम करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू वर्क. ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको BG 142 का बता दिया. इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन का क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आंसर्स आपको दूंगी. इसके अलावा भी मैं बहुत सारे कोड का अपलोड करने वाली हूँ. डिफरेंट कोड का चैप्टर एक्सप्लेनेशन करूँगी, क्वेश्चन करूँगी. इसका चैप्टर वाइज भी डिस्क्रिप्शंस में आपको दूंगी एक एक करके. ओके, थैंक यू.